बच्चों, आज सुबह हमने टाइप नंबर 3 कराया था। टाइप नंबर 3 में बेटा जो होमवर्क दिया था हमने उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, उसमें हमने दिए थे आपको 4 पार्ट्स। ठीक है, उसके अंदर आपको कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, संगत है, असंगत है, ये बताना था। टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताना था। टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये बताना था किस तरह का जो लाइन होगी हमारी, जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरह का सॉल्यूशन है, कि मतलब अनेक हल है या एक हल है या हमारा कोई भी हल नहीं है। और फिर उसके बाद बताना था इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो 3 चीज पूछी थी हमने, तो तीनों ही चीजों के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले हमें पहली इक्वेशन हमें दे रखी थी, उसमें ये वाली, ये इक्वेशन अभी बढ़िया फॉर्म में नहीं दे रखी, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को बढ़िया फॉर्म में बनाया। कैसे? पहले ये हमारी भिन्न वाले नंबर आ गए, फ्रैक्शन वाले नंबर को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो डाउनलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको मतलब इससे आसान तरीका फ्रैक्शन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक 15-20 मिनट के वीडियो में मैंने पूरा सिखा रखा है, पूरा फ्रैक्शन आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको इस तरह की परेशानी नहीं आएगी 10th क्लास में। देखिए मैं कैसे करता हूं, मेरा करने का तरीका नॉर्मल वाले तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि मैंने उसमें सिखा रखा है आपको। मैं क्या करता हूं, ये नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6। फिर मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा। 3 का 3 से किया, इस वाले 3 का इस वाले 3 से किया तो 9, एक्स साथ में आ रहा है, प्लस का साइन ये वाला, अगर यहां माइनस का होता तो माइनस का उतार लेता। फिर इसका 2 का 5 से किया 10, वाई ये आ ही रहा है, तो इस तरह से मैं करता हूं। इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम, 1। ठीक है, हमने उतार लिया ये। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया क्रॉस, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, साथ में 6 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा इक्वल टू में। और क्योंकि मैंने कहा था सुबह कि हमेशा हम लेफ्ट में लेके करते हैं, इसलिए उस 42 को मैं इधर लेके आ गया, प्लस के 42 को आरएचएस से लेफ्ट में लेके आया, तो किसका हो गया ये, माइनस का 42। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई होगी। सेकंड इक्वेशन हमें ये दे रखी थी 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, वो डायरेक्ट मैंने ये उतार दिया। ये ध्यान रखना, ये सेकंड इक्वेशन है मेरी, है ना। चलिए अब इसके बाद मैंने a1 a2 निकाला। अच्छा, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैंने ये वाली इक्वेशन ऊपर लिख ली, ये वाली नीचे लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है, वो ये कहता है कि पहली इक्वेशन को पहले ही लिखो, सेकंड इक्वेशन को बाद में लिखो। आप सेकंड इक्वेशन को पहले लिख के भी सॉल्व कर दोगे तब भी आंसर सेम आएगा, बस ध्यान रखना है a1 a2 का। इसमें देखा हमने, क्योंकि इसको फर्स्ट माना है इसलिए इसको a1 मान लिया, इसको a2 मान लिया। देखो मैंने वैल्यू रख दी, इसको b1 और इसको विद साइन b2, इसको c1 विद साइन, c2 विद साइन। देख लिया होगा सभी को। अब देखो बेटा, मुझे पता है 9 की टेबल में 9 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूं। इधर देखिए 10 से 10 काटूंगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये किसका आएगा, क्योंकि माइनस का है इसलिए माइनस का। इसमें माइनस और माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में यदि 2 माइनस आ रहे होते हैं तो वो ऑपरेशन के बाद प्लस हो जाते हैं, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। ये 14 से काट दिया बेटा मैंने डायरेक्ट, 14 से 42 कटा 3 टाइम्स। अगर आपसे नहीं कटे तो पहले 7 से काट देना, 7 से कटेगा ये 2 टाइम्स, 7 से कटेगा ये 6 टाइम्स। अब 2 से 6 को काट सकते हो बड़े प्यार से आप 3 टाइम्स। 3 आया केवल, तो 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/1। ठीक है बेटा, चलो अब हमने देखा क्या इसमें a1/a2 b1/b2 जो हमारी कंडीशन थी कि ये तीनों बराबर आ रहे हैं, हो सकता है पहले 2 बराबर आ रहे हैं तीसरा बराबर नहीं आ रहा हो, या सबसे पहली कंडीशन थी पहले 2 ही बराबर नहीं आ रहे हो। मैंने कहा था जब पहले 2 बराबर नहीं आते तो आगे हम देखते ही नहीं है c1 c2 का क्या हाल है। तो हमने देखा कि भाई पहले 2 बराबर नहीं आ रहे, क्यों, 1 तो है, ये भी 1 है, लेकिन ये तो -1 आएगा, तो 1 और -1 बराबर नहीं होते, इसलिए हमने कह दिया ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो कौन सी लाइन होती थी हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंग्लिश में क्या बोलते थे बेटा हम, इंटरसेक्टिंग लाइन, और हिंदी में क्या बोलते थे, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी,
इसके बाद जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, मैंने बना के दिखाई थी आपको सुबह, जब दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, कितने बिंदु पे काटेंगे? एक पॉइंट पर। तो इसलिए सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इसका? एक। तो इसे बोलते हैं एक हल। तो इसको इंग्लिश में बोल देते हैं यूनिक। यूनिक का मतलब इकलौता, ठीक है। और साथ में मैंने कहा था यदि किसी चीज का सॉल्यूशन मिल रहा है तो संगत, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो असंगत। सॉल्यूशन दो तरह के मिल सकते हैं तुम्हें, या तो एक हल मिलेगा या अनेक हल मिलेंगे, ठीक है। तो इस केस में एक हल मिला है, इसलिए हमारी कैसी हो गई है? संगत। और संगत को मैं इंग्लिश में क्या बोलता था बेटा? कंसिस्टेंट। ये इसी तरह याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। करने का तरीका भी यही है, कोई भी बच्चा इसमें थोड़ा भी किसी चीज को मिस ना करे, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखिए। अब हम आए बी पार्ट में। दो इक्वेशन दे रखी हैं सिंपल। इसके बाद हमने क्या किया? ये नहीं, हमें जो है फर्स्ट इक्वेशन ये वाली दे रखी थी, ये फर्स्ट दे रखी थी, ये सेकंड है। मैंने सेकंड पहले लिख दी है, जिससे कि बच्चे को ये ना लगे कि हमेशा फर्स्ट ही पहले लेके चलनी है, ठीक है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को पहले लिख दिया, क्योंकि इसमें आरएचएस में कुछ आ रहा था, क्योंकि मुझे सब कुछ आरएचएस में क्या लाना होता है? जीरो। तो ये प्लस का 12 है, इसको इधर लेके आया, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया? 1। मर्जी है मेरी, फर्स्ट सेकंड ये सब, ये जो अपनी तरफ से इक्वेशन मानते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। चलिए अब देखो, जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे क्वेश्चन में, ये हमारी फिर से फ्रैक्शन में थी। तो फ्रैक्शन को सबसे पहले करने का तरीका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर भी मैं कह रहा हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है वो मेरा। तो इसलिए देख लें एक बार 3 का, और पूरा देखें। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप देख नहीं रहे उसको ढंग से, नहीं तो अब तक मेरी स्पीड बहुत बढ़ गई होती। बहुत सारे बच्चों के ये आते हैं, सर तेज करा रहे हो। बेटा पहले पुरानी चीजों को कर लीजिए, जब तक पुरानी चीजों को आप नहीं करोगे, जब तक मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा किया, 4 का 1 से किया तो 4x, प्लस का साइन, 3 का 2 से किया 6y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का करते हैं तो उतना ही आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 24। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये बन गई इक्वेशन हमारी 4x 3y, ये प्लस का 24 है, अगर LHS में लेके आऊंगा ये माइनस का हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर ये। देखिए ये इक्वेशन तो हमारी इससे बन गई और ये वाली इक्वेशन इससे बन गई। अब मैंने इसको इसलिए लिख दिया ऐसे, ये हमारी जो है सेकंड इक्वेशन दे रखी थी, लेकिन मैंने कौन सी मान ली? इसको इधर लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको लिखने का, अगर मैं इसको पहले लिख देता, इसको बाद में लिख देता, तो बस केवल मेरे a1 a2 की वैल्यू बदल जाती, 2 ऊपर आ जाता, 4 नीचे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू बदल जाती, 3 ऊपर 6 नीचे। आता तो सब में ऐसे ही, तो इसलिए आता, अगर बराबर आ रहा है तो इसमें अगर 1/2 आता तो उसमें भी 1/2 आता, बराबर हो जाता। ठीक है, बात को समझो कि इस बात से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किस इक्वेशन को आपने पहले माना है, किसको दूसरी माना है। चलिए अब मैंने a1 a2 ये ले लिया, b1 b2 ये ले लिया, c1 c2 विद साइन ले लिया। अब देखिए 2 से ये कटा 2 टाइम्स लिख दिया 2/1, 3 से कटा 2 टाइम्स 2/1। इधर मैंने कहा था जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड आते हैं तो एक ही रूल होता है प्लस माइनस का, 2 नेगेटिव तो पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव तो पॉजिटिव, बाकी दोनों में से यदि एक भी नेगेटिव तो नेगेटिव। यही मल्टीप्लाई में होता है, ये डिवाइड में होता है। तो ये कंसेप्ट भी मैंने, एक वीडियो है एडिशन के करके, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसमें देख सकते हो आप। ठीक है बेटा, कोशिश करूंगा इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को लगा दूं, जिससे कि आप उसको देख ले। ठीक, इसके बाद देखिए 12 से ये कट गया 24 2 टाइम्स, माइनस से माइनस कट गया तो 2/1। अब देखो बेटा ये a1/a2 b1/b2 तीनों हमारे बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो मैंने क्या लिख दिया, तीनों हमारे क्या हो गए, बराबर। जब मेरे तीनों बराबर होते थे तो कैसी रेखा होती थी, समपाती। मैंने कहा था कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो एक के ऊपर एक आती है। जब ये रेखा एक के ऊपर एक आ रही है तो इसमें ये पॉइंट भी हल होगा, ये पॉइंट भी हल होगा, ये पॉइंट भी हल होगा, क्योंकि ये रेखा है, कितनी भी बढ़ा सकता हूं इसे मैं, इसे कितना भी बढ़ा सकता हूं, तो इसके कितने हल हो जाते थे, अनेक हल। अनेक हल को इंग्लिश में क्या बोलते थे हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं बेटा, तो ध्यान रखें, घबरा नहीं जाए कि ये नया शब्द आ गया। ठीक है,
और इसके बाद संगत, संगत के लिए मैंने कहा था यदि किसी भी तरह का हल मिल रहा है आपको, चाहे एक हल चाहे अनेक हल, तो हमें कैसा करना है, संगत। यदि कोई हल नहीं मिल रहा, नो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो उस केस में हम बोलते थे इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सी वाला देखिए, सी वाला क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली दे रखी थी, लेकिन इस इक्वेशन में एलएचएस में पूरी इक्वेशन एलएचएस में नहीं थी, आरएचएस में दे रखी थी, इसलिए मैं इसे एलएचएस में ले आया। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में भी हमारा आरएचएस में दे रखा था, इसको एलएचएस में ले आया। देखो ये प्लस का 7 था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का। अब ये वाली बात तो सब बच्चों को रट गई होगी कि जब भी एलएचएस से आरएचएस में ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज क्या होता है, प्लस की कोई चीज होती है तो वो माइनस में हो जाती है, माइनस की जो चीज होती है वो प्लस में हो जाती है, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में और डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं इसमें A1 A2। ठीक है बेटा, ये सॉरी इक्वेशन है हमारी ये वाली नहीं है, एक इक्वेशन मेरी ये वाली है और एक इक्वेशन ये। तो इसमें A1 की वैल्यू 1 और इसमें -1, B1 की वैल्यू -1 और B2 की वैल्यू 1, और इसमें माइनस का 7 C1 और C2 मेरा प्लस का 7। कोई परेशानी हो तो बताओ। अब मैंने ये भी बता रखा है आपको बेटा, अगर A अपॉन B माइनस A अपॉन B, एक माइनस का साइन यहां पे लगा लो, और A अपॉन माइनस B, इस बात को अच्छी तरह नोट कर लो आप कॉपी में। ये तीनों का मतलब सेम होता है। मैंने कहा था ये बीच में डिवाइड का साइन लगा दे तब भी इसका मतलब ये टर्म जो है मेरा कैसा है, नेगेटिव। यदि ऊपर साइन लगा दे तो भी ये पूरा टर्म सिंप्लीफाई करने के बाद यही बन जाएगा। अगर नीचे लगा दे तब भी सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगा। तो ये तीनों ही बातें एक होती हैं, ये अलग चीजें नहीं है। तो इस आधार पर देखा, ये 1 अपॉन -1, ये -1 अपॉन 1 और -1। इसका मतलब ये तीनों चीजें क्या होंगी, सेम। अगर ये तीनों चीजें सेम है तो हमने लिख दिया A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इक्वल। अगर तीनों इक्वल आती हैं, अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन आई है, कैसी रेखा, संपाती। हल कैसा, अनेक हल के संगत होगा कि असंगत होगा, क्योंकि हल मिल रहा है इसलिए संगत होगा, तो इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसके बाद डी वाला देखिए आप, इसमें इक्वेशन हमारी इसी ऑर्डर में लिखी हुई थी, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या थी कि आरएचएस में दे रखी थी वैल्यूज। तो हम सबसे पहले इसको एलएचएस में ले आएंगे। देखिए 7x माइनस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, और दिस वन इज 14x प्लस का 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब मैंने A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकाल ली, B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकाल ली और C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकाल ली। काट पीट कर लिया, 2 टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स। ये प्लस का आया, ये माइनस का आया, ये माइनस का। मैंने कहा था जब मेरे फर्स्ट सेकंड बराबर ना हो तो इसको हमें देखना ही नहीं है कि ये किसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो जब फर्स्ट दो हमारे बराबर आएंगे तब तीसरे को देखना है कि उसका क्या हाल है बेचारे का। अगर फर्स्ट दो ही बराबर नहीं है तो तीसरे को देखना ही नहीं है आपको। ये कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, हमने सीधे लिख दिया ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमारी कैसी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। क्या बोलते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती थी, ये वाली। अब कितने हल निकल रहे हैं इसका, एक हल, तो एक हल लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि हल निकल रहा है इसलिए कैसा हो गया, ये संगत। याद हो गया होगा 4 क्वेश्चनों के बाद। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी थी बेटा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, असंगत वाली कंडीशन है। असंगत वाली कौन सी कंडीशन होती थी, तीसरी वाली, जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो बराबर हो पर C1 C2 के बराबर ना हो। तो मैंने क्या किया, जो मेरी इक्वेशन दे रखी थी kx प्लस 3y, इसको मैंने जो प्लस का 7 दे रखा था आरएचएस में उसको मैं ले आया लेफ्ट में, इधर 6 और ये लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है, ठीक है बेटा, ये ले आए। अब जो मेरा आरएचएस में 21 दे रखा था उसको मैं इधर लेके आऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख दी। अब मैंने A1 अपॉन A2 की वैल्यू लिख दी, B1 अपॉन B2 की वैल्यू लिख दी।
अब देखो जब y का कोफिशिएंट की बात करेंगे तो बेटा बहुत से बच्चे 2 लिख देते हैं, 2 नहीं है, k भी साथ में आ रहा है ना तो 2k लिखेंगे। ठीक है, इधर देखो C1/C2 की वैल्यू हमारी ये। अब हमने देखा कि k/6 3/2k नॉट इक्वल टू 7, ये नहीं नॉट इक्वल टू है तो इसे छोड़ ही दो, छोड़ना नहीं है किसी को। ठीक है, मैंने कहा था आप कंपैरिजन कर सकते हो, पहले दूसरे का साथ कर सकते हो, दूसरा और तीसरे का साथ कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट को और थर्ड को एक साथ कर दें। तो ऐसा नहीं है तीनों को साथ साथ लेके चलना है, केवल ये दो बहुत होते हैं, फर्स्ट को सेकंड से कर दो, ठीक है बेटा, और या तो सेकंड को थर्ड से कर दो या थर्ड को फर्स्ट से कर दो। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो k का k से मल्टीप्लाई होकर k² बन गया, 2 साथ में आ रहा है, ये 18 हो गया, k² इक्वल टू, अब किसी बच्चे को ये अलजेब्रा वाली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आते हैं तो बच्चे, अगर बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं अलजेब्रा के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि कब x का x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² हो जाता है, x में x प्लस करते हैं तो 2x हो जाता है, x में y प्लस नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह की एक वीडियो बना दूंगा अगर कमेंट आएगा तो। चलिए, अब देखा हमने 2k² इक्वल टू 18, अब 2 हमारा डिवाइड में चला गया तो 18 को काटेगा तो 9 टाइम्स हो जाएगा। देखो अब यहां से ये नई बात आ गई, जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तो 10th क्लास या 10th क्लास के ऊपर के मैथ में हमेशा प्लस माइनस लगाएंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। कभी किसी का स्क्वायर रूट ना भी आए, जैसे k² इक्वल टू मान लो 7 होता, जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मैं लिखूंगा प्लस माइनस 7 रूट 7, स्क्वायर रूट आया नहीं लेकिन प्लस माइनस में लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी आ जाए उसको भी हमेशा क्या लिखना है, प्लस माइनस। ठीक है बेटा, 9th क्लास तक हम चला लेते थे काम, अब नहीं चलेगा। अब देखिए इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें नॉट इक्वल टू आ रहा है तो नॉट इक्वल टू ही रह गया, सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता था, क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरसेक्टिंग लाइन दे रखी, लाइन इसमें भी RHS में दे रखी थी तो मैं इसे LHS में लाऊंगा, प्लस का 12 था माइनस का हो गया, ये प्लस का 8 था माइनस का 8 हो गया। ठीक है बेटा, देख लेना इक्वेशन। अब इसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन में कंडीशन क्या होती थी, केवल 2 की, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1। जब नॉट इक्वल टू आएगा तो C1/C2 के बारे में बात ही नहीं करनी। चलिए, बात नहीं करनी तो A1/A2 की वैल्यू हमारी 7/K हो गई, ये -8/3 हो गई। अब केवल इन्हीं दोनों की बात करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 21 हो गया, ये हमारा -8K हो गया। -8 मल्टीप्लाई में ये माना जाएगा -8 मल्टीप्लाई। बहुत से बच्चे इस -8 को इधर ले जाके प्लस का 8 कर देते हैं, गलत। -8 प्लस का 8 कब होगा वो देखो, अगर ये ऐसे लिखा होता तो ये -8 इधर जाके प्लस का 8 हो जाता। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो 8 है ये जो है ये के साथ है, तो ऑपरेशन बोर्ड मास के तहत पहले मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू प्लस माइनस। तो यहां पर मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के हिसाब से चलेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड में चला गया, देखो मैंने डिवाइड में ले गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस वाले, ये 90% मेरे बच्चे गड़बड़ करते हैं। चलिए, थैंक यू।